बीते दिनों उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा समझौतों से 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया गया। ये रकम सूबे के सालाना बजट के बराबर है। वैसे इस आयोजन को लेकर सवाल भी खड़े हुए। मसलन एक ऐसी कंपनी ने 90,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया, जिसकी सालाना आमदनी कुल करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास थी। सवाल आयोजन पर खर्च हुए 65 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के अनुमान को लेकर भी थे। हालांकि ऐसा नहीं कि देश में कोई पहला निवेश समिट था उत्तर प्रदेश का। इस मोर्चे पर गुजरात का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीते 15 सालों में गुजरात के 8 इन्वेस्टर समिट में 144 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए, लेकिन असल निवेश बमुश्किल 10% ही हो सका। वैसे इन्वेस्टर समिट के मोर्चे पर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए के करीब 71% समझौते लागू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लगभग हर छोटा बड़ा राज्य इस तरह की समिट कराता रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी हर सूबे के अपने अपने दावे होते हैं। तो निवेश के मोर्चे पर दिक्कत लेकिन कहाँ है? सवाल बुनियादी ये है क्योंकि दावे और ज़मीनी स्तर पर दिखने वाले आंकड़ों में बड़ा अंतर है। क्या वजह है कि जो दावे किए जाते हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर पाते? क्या भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है, या फिर सरकारी नीतियाँ, या उद्योगपति निवेश के वादे कर भुला देते हैं, या फिर सरकारें गुलाबी तस्वीर पेश करने के लिए इस तरीके के आयोजन कराती हैं? ऐसे आयोजन की ज़रूरत आखिर है क्यों, और सूबे के लोगों को इससे फ़ायदा क्या होता है? ऐसे ही बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देश के जाने माने उद्योगपति संजय डालमिया साहब जुड़ चुके हैं। यहाँ न्यूज़ नेशन के इंडिया बोले के स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पूर्व IAS अधिकारी SK वर्मा साहब जुड़ चुके हैं। लंबा अनुभव है आपका, और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहाँ इंडिया बोले में मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। निवेश की कवायद, आम शहरों में इन्वेस्टर मीट, नियत नेक है, मंशा राज्य में निवेश का है। पूरे तामझाम से होती है इन्वेस्टर मीट की तैयारी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य और राजधानी की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश होती है। देश विदेश के उद्योगपतियों का जमावड़ा लगता है। MOU पर हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन क्या MOU जमीन पर भी लागू होता है? एक आंकड़े के मुताबिक गुजरात के 8 इन्वेस्टर समिट में 144 लाख करोड़ के समझौते हुए, लेकिन 10% समझौते ही लागू हो पाए। इन्वेस्टर मीट के विरोधियों का कहना है कि गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में निवेश का ये हाल है तो दूसरे प्रदेशों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इन्वेस्टर मीट को वास्तविक निवेश के तराजू से नहीं तौलना चाहिए। इन्वेस्टर मीट का मकसद माहौल बनाना है, और इसमें राज्यों को सफलता भी मिली है। कुछ राज्यों में निवेश भी हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। चलिए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये जो इन्वेस्टर समिट हम पिछले 1.5 दशक से इस देश में देख रहे हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए इन्वेस्टर समिट की आपके हिसाब से ज़रूरत क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है। इन्वेस्टमेंट में पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी मार्केट क्या होगी, उसके लिए फाइनेंस क्या होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और पहले जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है तो उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। तो एक जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की बात है कि ये माहौल ऐसा हो जहाँ पे कि लोग आएँ और अपना अनाउंस करें, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। तो ये उसके लिए जो लंबी प्रक्रिया है उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मनोज गैरोला साहब, बहुत संक्षेप में आपके मुताबिक इन्वेस्टर समिट की ज़रूरत आपको नज़र आती है, होना चाहिए? जी हाँ, देखिए ये एक तरीका है जिससे कि स्टेट अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, ख़ासतौर पे उन उद्योगपतियों के सामने जो कि जिनकी की क्षमता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जब तक देश के हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक हमारे बैंक्स के हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक जो स्टेट्स हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, और जैसे कई सारे कानून हैं, लेबर लॉज हैं, जब तक उनमें सुधार नहीं होगा तब तक इन इन्वेस्टर समिट का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, SK वर्मा साहब, आपके मुताबिक सिर्फ उद्योगपतियों की और समझौतों की एक तरीके से जो भीड़ है वो दिखाने की कोशिश होती है इन्वेस्टर समिट में, या हकीकत कुछ और है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं?
हकीकत ये है कि सभी स्टेट अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बताते हैं कि ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, और एल्योर करने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आए। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की समिट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट लाइक यूपी प्रस्तुत करता है वो सफिशिएंट नहीं है, और दैट इज़ द रीज़न के अट्रैक्शन के बावजूद, एमओयू होने के बावजूद एग्जीक्यूशन में बाधाएं आती हैं। पर इस्लाम साहब, क्या यही वजह रही है कि विपक्ष के निशाने पर इस तरीके के इन्वेस्टर समिट रहते हैं? क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ तो विपक्ष ने कहा कि आपने 65 करोड़ से 100 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, 2-3 बातें कहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें। इंडिया जो है वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, ये सबको मालूम है। निवेश अगर आएगा तो इंडिया में ही आएगा अगर आप सही से पॉलिसी हो, आप रेड टेपिज्म ख़त्म करके आप रेड कारपेट दें अगर इन्वेस्टर को तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो अप्रूवल प्रोसेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब चीज़ों पे हमारी सरकार ने कोशिश की है। और कोई भी सरकार, दुनिया के कोई भी सरकार अगर ये चीज़ देती है और वहाँ मार्केट है, रेडी मार्केट, जो इंडिया में कहा जाता है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंजम्पशन कहाँ पर है। आप माल तो बनाएंगे, बेचेंगे कहाँ? तो ये ज़रूरी है कि ऐसा मार्केट होना चाहिए, हिंदुस्तान जैसा मार्केट जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अगर ऐसी इन्वेस्टर मीट होती है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है ग्लोबल इन्वेस्टर को, ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी को, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी को, और देश के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। संजय डालमिया साहब, जितना उत्तर प्रदेश का सूबे का 1 साल का बजट है, उतना लगभग रकम जो है वो एमओयू के जरिए हस्ताक्षर हो जाते हैं, सहमति बन जाती है सिर्फ 2 दिन में। 4,28,000 करोड़ रुपए पर सहमति 2 दिन के अंदर बनना, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, एक मैसेज देने की कोशिश होती है, या वाकई बड़े बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो इन्वेस्टर समिट होते हैं, ये जितनी प्रदेश सरकारें हैं वो पीआर के लिए करती हैं। सरकार चाहती है, चाहे वो यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ निवेश हो, पर निवेश के लिए कई बेसिक चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो कि मेरे अनुभव से, मेरे हिसाब से देश में निवेश बढ़ेगा। पहले देखिए, देश में निवेश बढ़ना चाहिए, तो देश में जो निवेश होगा वो स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में चले जाएगा जी। अगर फर्ज करिए हिंदुस्तान में 100 रुपए इन्वेस्ट, उसी तरीके से वो पास ऑन होगा। अब वो अलग अलग स्टेटों में कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, बिल्कुल। पर क्यों 100 क्यों होना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि देश में डिमांड होगी तब जब मेरी इकोनॉमी, मेरी रूरल इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जी, तो मैं आता हूं डालमिया साहब आपके पास एक बार, फिर आप बिल्कुल बुनियादी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एसके वर्मा साहब, एक अधिकारी के तौर पर आपका अनुभव किस तरीके का रहा है? क्या इस तरीके का दबाव कहीं रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों को आप जोड़ लो, जो समझौतों की संख्या है एमओयू की वो ताकि बढ़ जाए, एक हम ये संदेश दे सकें कि देखिए साहब, हम अपने सूबे में इतना पैसा लाने वाले हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। डालमिया साहब से मैं सहमत हूँ कि हर स्टेट ये चाहता है कि उसके स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो, ताकि रोज़गार का भी लोगों को फ़ायदा मिले और टैक्सेशन का लाभ भी स्टेट को मिले। लेकिन इस तरह की समिट जब हम लोग करते हैं तो वो आधे अधूरी तैयारियों के साथ करते हैं। समिट करना एक चीज़ है और इन्वेस्टमेंट के लिए आधारभूत ढांचा प्रोवाइड करना दूसरी चीज़ है। मनोज गेरोला साहब, जैसे ही हम इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, गुजरात का नाम सबसे पहले आता है, और विपक्ष का आरोप है कि पिछले 15 साल में 8 इन्वेस्टर समिट हो गए। आप लोगों ने समझौते तो कर लिए 144 लाख करोड़ के, लेकिन आरोप यह है कि बमुश्किल 10% ही जमीन पर आ पाया। क्या ये सिर्फ महज दिखावा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए एक मार्केटिंग एक्सरसाइज है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की। और अगर हम गुजरात की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट में है, सभी स्टेट की हालत ये है। और अगर गुजरात में 10% आ गए तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। ये जो समिट केंद्र करते में जी होती हैं, चाहे इस तरह की समिट स्टेट्स की होती हैं, तो ये गैप तो वहाँ होता ही है, क्योंकि ये बेसिकली मार्केटिंग एक्सरसाइज है। अगर आज की डेट में हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम देखते हैं, मेक इन इंडिया, उसमें जो उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है। उस कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कहीं नहीं है। डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की हम उम्मीद कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है जी।
उसके जो एक दो बड़े कारण ये हैं कि इंडियन इकोनॉमी की पिछले 2-3 साल से हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ये तो पिछले जो क्वार्टर है उसी से हमारे जो कुछ राहत मिली है। हाँ, थोड़ी हालत ठीक हुई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो तो बैंक से ही आएगा, और हमारे बैंक्स में जो एनपीएस हैं आज की डेट में वो 9.5 लाख करोड़ के करीब है। और अगर आप हर रोज़ देखें तो हर रोज स्टेटमेंट आता है कि भाई किसी फलाना उद्योगपति ने 1000 एक और घोटाला सामने आ गया, एक और घोटाला सामने आ गया। तो इसके कारण बैंकों के हाथ बंद जाते हैं, बैंकों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। जफर इस्लाम साहब, जिस पक्ष का जिक्र यहाँ पर मनोज गैरोला साहब कर रहे हैं उसकी भी बात कीजिए, और उस एक और बात इसी से जुड़ी, 8 समिट गुजरात में हो चुके हैं और विकास के कई मानक ऐसे हैं जहां पर गुजरात आज भी पीछे है। इन्वेस्टर समिट के औचित्य को लेकर सवाल तो विपक्ष करेगा। देखिए, कोई भी अगर ये कहता है कि इन्वेस्टर समिट नहीं होना चाहिए तो शायद उनकी सोच बहुत छोटी है, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ नहीं, सवाल इन्वेस्टर समिट के दावों को लेकर है, सिर्फ नहीं, दावों और हकीकत के अंतर को लेकर सवाल है। जी, अरे एक मिनट जी, कहिए। आ रहा हूँ। आप अगर आंकड़े उठा के देखिए जब लिबरलाइजेशन हुआ देश की इकोनॉमी का 91 में, उस वक्त आप देखिए जब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां आज इंडिया टॉप पे है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने अप्रूवल होते थे, कितने एमओयू होते थे और कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता था। जब आप ये आंकड़े देखेंगे तो आप बाहर देखेगा कि भाई एमओयू तो इतना होता था लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था। उसकी वजह है कि इन्वेस्टर, आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में। यहाँ पर जो युवा पीढ़ी मौजूद है उनके जहन में इसको लेकर किस तरीके के सवाल हैं, वो किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके के सवाल जो आप पूछना चाहेंगे? जी, जैसे कि जफर इस्लाम साहब ने कहा कि फॉलो ऑफ एक्शन बहुत कमज़ोर होता है, तो ये तो देश हित की चीज़ है कि इन्वेस्टर्स आए और यहाँ पे पैसे लगाए, तो उसके विरोध में जफर इस्लाम साहब या कोई सरकार कानून क्यों नहीं बनाते जो सार्थक कदम में ये सार्थक कदम हो सके? गवर्नमेंट आती है, वो इंडस्ट्रियल वो सबमिट करती है, लेकिन होता क्या है कि पिछली बार जो हुआ था उसका नेक्स्ट बार क्यों नहीं होता, कि इन्वेस्ट क्यों नहीं हो पाया था? जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था सबमिट, उसको आधार बना के ये क्यों नहीं पूछा जाता कि उसके क्या रीजन रहे थे कि स्टेटस रिपोर्ट उसकी क्यों नहीं ली? स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं ली? बुनियादी बात सर, यूपी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ऐसा सिस्टम क्यों है कि पिछली सरकार में या माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में जो अधिकारी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार था उसको दूसरी सरकार आती है तुरंत बदल देती है, उससे पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है। उससे पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है। सर, इन्वेस्टर समिट एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता था, क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ दूर है। टैक्स का निज़ाम, लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी का दखलंदाजी जो है इन्वेस्टमेंट लाने में, वो सबसे बड़ा रोड़ा है। तो क्या सरकार को ब्यूरोक्रेसी की नकेल नहीं कसनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो सके? सर, इसके मूल कारण हम सभी जानते हैं कि जैसे NOC NGT से लेना होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, फिर पॉल्यूशन के लिए लो, तो सर सारा सिस्टम सेंट्रल से लेके और स्टेट में एक गवर्नमेंट की है, तो फिर ये कमियां दूर क्यों नहीं करते हैं? मूल कारण तो यही है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं। चलिए, लेकिन वर्मा साहब, जो एक बुनियादी सवाल है वो ये कि जितने वादे किए जाते हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर पाते हैं। क्या उसके पीछे लाल फीताशाही और स्टेट के स्तर पर सरकारी मशीनरी में नज़र आने वाला करप्शन, क्या ये एक बड़ी वजह है? दोनों चीज़ें हैं, और स्टेट डजंट मीन कि हम प्रजातंत्र में अपने नीति निर्धारकों को अलग कर दें और एग्जीक्यूटर्स को अलग कर दें। ये एक टीम वर्क होता है। नीति निर्धारक किस तरह से नीति बनाना चाहते हैं और एग्जीक्यूटर्स उस नीति को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा ये कहना है कि लाल फीताशाही है जी, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती है। सारी चीज़ें रिटर्न में आती हैं लेकिन व्यवहारिकता में ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं। हमें रुकना भी है कुछ देर के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत संक्षेप में जो एक सवाल यहाँ पर पूछा गया कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पिछली सरकार ने जो MOU साइन किए थे उसका स्टेटस क्या है, इस पर भी बात हो? मैं आता हूँ जफर इस्लाम साहब आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या हुआ। लेकिन मैं एक बात इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, तो टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का महज 5% है। तो 95% तो हमारा
हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट है उसको हमें जो पहले जो उठाना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए जितना आए वो ठीक है, लेकिन जो हमारा अंदरूनी इन्वेस्टमेंट है वो कितना और वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे जो वजह है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी इंडस्ट्री की बहुत लो है पिछले 5 साल से, और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। जफर इस्लाम साहब बहुत संक्षेप में बताइएगा, आप एफडीआई की बात कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर का मैंने जिक्र किया, 4 साल में सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए आए हैं, और जिस इंटरनल इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर प्रोफेसर अरुण कुमार साहब कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस मोर्चे पर भी चुनौती बरकरार है। देखिए, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, इस तरह का कॉन्क्लेव इसलिए जरूरी है इसलिए कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आप छोटी सी बात कहता हूं और आपने सही बात उठाया, इसमें चाहे सरकारें कोई भी हो, फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। एमओयू जो साइन है वो जो ब्यूरोक्रेसी का काम है कि उस फॉलो अप करते रहे और इस चीज़ को कन्वर्ट करें, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल हुई है। कि एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप देखिए, ताइवान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, इस तरह के छोटी छोटे कंट्री, अगर आप देखिए सिर्फ इस तरह के उन्होंने पॉलिसी जिस तरह की बनाई है, जिस तरह से निवेशक को उन्होंने कंफर्ट दिया। चलिए, तो नीतियों के स्तर पर किस तरीके के बदलाव की जरूरत है ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो इंडिया बोले में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में राज्यों के स्तर पर जो इन्वेस्टर समिट होती हैं उसकी ज़रूरत क्या है, जो बड़े बड़े वादे होते हैं ज़मीन पर वो पूरे क्यों नहीं नज़र आते हैं, दिक्कतें कहां पर हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है, और अगर जो वादे किए जाते हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं तो उससे फ़ायदा किसको होगा और किस तरीके का होगा। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। विकास को गति देना है, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है तो निवेश जरूरी है। इसी मकसद से राज्य इन्वेस्टर मीट का आयोजन करते हैं। इस साल भी अलग अलग राज्यों के इन्वेस्टर मीट हुए हैं। इन्वेस्टर मीट में एमओयू पर जो दस्तखत हुए हैं वो उत्साह बढ़ाने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस साल यूपी इन्वेस्टर समिट में 4.2 लाख करोड़ निवेश का वादा किया गया है। वहीं इसी साल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 2.19 लाख करोड़ के निवेश की बात है। महाराष्ट्र बिजनेस समिट में 12.10 लाख करोड़ निवेश का वायदा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वादे को जमीन पर लागू करने की सुनहरी तस्वीर पेश की गई है, लेकिन क्या यूपी और बंगाल में निवेश के वादे पूरे हो पाएंगे? इन सवालों के साथ एक और सवाल है। जानकारों के मुताबिक इन्वेस्टर मीट में छोटे मझोले उद्योगों की बात नहीं होती, जबकि 93% रोजगार इन्हीं सेक्टर से आते हैं। लिहाजा निवेश तो जरूरी है, ये सब मानते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में निवेश हो रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, असम जैसे पिछड़े राज्यों में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? केंद्र के साथ राज्य सरकारों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डालमे सर, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि इन्वेस्टर समिट कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पीआर एक्सरसाइज होती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के भी आंकड़े आए थे सर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस तरीके के समिट में समझौते हुए थे उसमें 70% जमीन पर उतर चुके हैं। 8 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 5 लाख करोड़ रुपए जमीन पर आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पीआर एक्सरसाइज नहीं है, अगर राज्यों के स्तर पर बेहतर पॉलिसीज हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हालात सुधर सकते हैं इस तरीके की समिट से भी? मेरे हिसाब से ये जो समिट होता है 1 या 2 दिन का समिट जी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। होना क्या चाहिए, ये समिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो साल भर का होता है। ये थोड़ी है एक दिन में ऐलान कर दिया और हो गया। मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक इम्पॉर्टेंट हाई पावर्ड सेल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बने और उसमें 3-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट हो और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन के लिए बुलाएं और फिर ख़त्म। बुलाएं, उनसे पूछें आपको क्या क्या प्रोजेक्ट करने हैं, ये हम सुविधा देंगे, और फिर वो उस पर कार्यान्वित करें। क्या ऐसा नहीं होता? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या ऐसा नहीं होता है? 2 दिन में ऐलान कर दो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता ऐसा। कोई ऐसा सेल नहीं बना हुआ है, रेगुलर प्रोसेस हो। जफर इस्लाम साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल आपसे सर ये है, गुजरात इस तरीके की समिट करा रहा है, कर्नाटक करा रहा है, मध्य प्रदेश करा रहा है, छत्तीसगढ़ करा रहा है, पश्चिम बंगाल करा रहा है, उत्तर प्रदेश करा रहा है, और जितने लंबे समय से इस तरीके की समिट होती रही है और जितने बड़े बड़े वादे होते हैं, अब तक तो इन राज्यों की तस्वीर सुधर जानी चाहिए थी। नहीं, आपने सही कहा, और डालमिया साहब भी जो कह रहे हैं उनमें कुछ बातें, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा सेल होना चाहिए या ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज़ हैं जो निवेशक को चाहिए और जहाँ पर उनको कमी दिख रही है उस चीज़ को एड्रेस करें, और
वो निवेशक जो MOU तक कभी है उसको कन्वर्ट करे और स्ट्राइक रेट 100% हो। इस बात से सहमत मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये इस तरह का कॉन्क्लेव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कॉन्क्लेव एक प्लेटफॉर्म पर हज़ारों इन्वेस्टर को इससे किसी को आपत्ति नहीं। हज़ारों इन्वेस्टर को लाना जरूरी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले कहा था, मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि कमी है जो वो कन्वर्जन रेट में, इसलिए कि आप देखिए हर जगह अपॉर्चुनिटी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को कन्वर्ट करना कहीं ना कहीं कमी रही है उसमें, उनको फॉलो अप करना चाहिए और कन्वर्जन। वर्मा साहब आपसे भी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मनोज गैरोला साहब, राज्यों के स्तर पर भी कहीं अंतर है और इस अंतर को समझना होगा। मतलब जो निवेश महाराष्ट्र या गुजरात आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल या बिहार या उत्तर प्रदेश भी पहुंचे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होगा वो सबसे पहले देखेगा कि उसको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा उसको होगा या नहीं होगा। वो जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है उस प्रोजेक्ट के लिए कंड्यूसिव वहाँ इन्वायरमेंट है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, वहाँ की जो नीतियाँ हैं, नीतियों में कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है या जब पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है तो वहाँ की नीतियाँ भी चेंज होती है, करप्शन कितना है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो करप्शन और जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी थी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, प्लस वहाँ जो लैंड एक्विजिशन लॉज कैसे हैं, तो ये कई सारी की सारी चीज़ें हैं। जहाँ भी आप देखेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा वेस्टर्न इंडिया में आता है या फिर साउथ में आता है। ईस्ट में आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये जो बात गैरोला जी कह रहे हैं बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं ईमानदारी से, महाराष्ट्र में भी आप हैं, गुजरात में भी आप हैं, लेकिन निवेश वहां पर ज्यादा हो सकता है बनस्पत उत्तर प्रदेश और बिहार के, जहां की सत्ता में भी आप हैं। मैं किसी भी अगर पता नहीं गैरोला साहब का बैकग्राउंड क्या है, नहीं वो आर्थिक पत्रकार हैं और लंबे समय से इकोनॉमिक पॉलिसीज को कवर करते रहे। हाँ, तो अगर कोई भी जो इकोनॉमी को समझता हो या कोई भी बिजनेस को समझता है, वो चाहे कोई भी प्रदेश हो, वो उत्तर प्रदेश जैसे जगह में आप देखिए, आप नज़र दौड़ाइए, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन किसी भी निवेशक को 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सही चाहिए होता है। अब उत्तर प्रदेश को देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहाँ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपकी अपनी दलीलें हैं सर, लेकिन वर्मा साहब सवाल आपसे जुड़ा था, क्या सिर्फ 2 दिन की ये प्रक्रिया होती है इन्वेस्टर समिट, या 365 दिन राज्यों के स्तर पर इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है कि किस तरीके से निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाया जाए? ये मार्केटिंग के लिए मेला लगाना तो 2 ही दिन का है। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर से लेके प्रमुख सचिव इंडस्ट्री से लेके बहुत बड़े डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, राइट। मंत्री भी इनके अलग होते हैं, मुख्यमंत्री इनको डेली नहीं तो 15 दिन में 1 महीने वॉच भी करते हैं। मैं केवल इतना डिफरेंस बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र का जो लैंड एक्विजिशन का सिस्टम है उसमें किसान जो है किसी भी इंडस्ट्री में जो वहाँ इंडस्ट्री आएगी उसमें शेयर होल्डर होता है, उसकी ज़मीन की कीमत वहाँ शेयर होल्डर। यूपी और बिहार को किसने रोका ऐसा कानून बनाने के लिए? जी नहीं, बिहार को रोका नहीं बना है, तो नीति नहीं बनी ना। हाँ। स्टेट की किस स्टेट ने किस तरह की नीति रखी हुई है, हाँ। वो बहुत इफेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। गुजरात में और महाराष्ट्र में अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो गुजरात ये मैसेज दे चुका है देश को भी। नहीं तो आपके मुताबिक बाकी राज्यों के मन में क्या डर रहता है जिसके चलते वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते? बाकी राज्यों की जो पॉलिसी चली आ रही हैं उनमें परिवर्तन का रिस्क उठाना नहीं चाहती है राज्य। कैसा रिस्क है आपके मुताबिक? कैसा रिस्क है? वोट बैंक का रिस्क है कहीं? एजुटेशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं जो कि जहां महाराष्ट्र में वो लागू कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको साथ ही कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्यों इन्वेस्टमेंट आ रहा है? अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसका रीजन ये है कि उनकी पॉलिसी में एक तो टैक्स रिबेट की बहुत बड़ी जबरदस्त पॉलिसी उनकी है, दूसरा लैंड एक्विजिशन वो जितना इजीली कर पाए हैं उतना यूपी में संभव नहीं हो पा रहा, एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड पावर, ये 3-4 चीजें हैं। अगर हम इसको लेकर चल पड़ेंगे, पॉलिसीज ही सबसे बड़ी बाधा है निवेश को ज्यादा ना बढ़ पाने के कारण। पॉलिसी भी मैं आता हूं आपके पास वर्मा साहब। प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए बेहतर नीतियों की कमी राज्यों के स्तर पर सबसे बड़ी दुविधा है। जी हाँ, पॉलिसी तो अपने आप में बहुत अहम है ही, क्योंकि उससे वातावरण क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, मार्केट की स्थिति है। पर लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा इस समय वो ये है कि जब से प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है और प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी गई है, तो जो उन्नत प्रांत है वहाँ पर
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उन पे कम होता है। नहीं तो वो बैकवर्ड स्टेट भी तो बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं ना। पॉलिसी अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो देखता है मार्केट कहाँ पे है। तो जैसे कि बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से आधा है, यानी कि वहाँ से जो सेविंग है, एक तो वो गरीब है प्रांत, वहाँ पे सेविंग कम है, और जो उसकी सेविंग है उसकी आधी सेविंग तो बाहर चली जाती है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, इन जगह जहाँ मार्केट है। तो इसलिए ये जो एक जो जनरल इन्वेस्टमेंट है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिससे क्लाइमेट क्रिएट होती है, वो जो उन्नत प्रांत है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत बैकवर्ड स्टेट्स के। उसको पॉलिसी के थ्रू ओवरकम करना पड़ेगा, ये एक बहुत अहम बात है। अगर वो पॉलिसी आपकी सही नहीं होगी तो उसको आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में जो तमाम मुख्यमंत्री, जी मैं आऊंगा सर आपके पास, इस बीच जो तमाम मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिंगल विंडो है, उस सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और पॉलिसीज में किस तरीके के बदलाव की जरूरत है ये भी जानेंगे। कुछ सवाल लेते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसीज़ की सर अभी बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में किसान को शेयर होल्डर बनाया जाता है, तो यूपी में क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर जैसा अभी डालमिया सर ने कहा कि सब पीआर का खेल है, कि सरकार पीआर के लिए कंपनियां बुलाती हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम क्यों ना हो कि सरकार 2 साल में जो निवेश हो उसको बाद में दिखाए कि चलो भाई 2 साल में हमारे यहाँ इतने निवेश हुए, उससे तो अच्छा पीआर होगा। इतना झूठा सब्जबाग दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों है कि जो इन्वेस्टमेंट पहले से लगा हुआ वो बाहर जा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो रही है। आपकी HEC बंद हो रही है, भेल खस्ता हाल में है, या कोयला से संबंधित जितने कंपनियां हैं वो बंद हो जा रहा है। पहले आप सरकारी कंपनियों को तो सुधार ले जहां पे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, तो इसको देखना जरूरी है। बिल्कुल। मनोज गिरोला साहब, इस सवाल का जवाब आप कुछ देना चाहेंगे? ये तो कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो अभी हालत ख़राब हुई है उसका मतलब पिछले जो 2-3 साल तक जो हालत ख़राब थी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही कम हो गया था। और ख़ास तौर से भारत सरकार के जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें, जैसे मेक इन इंडिया था, डिफेंस सेक्टर में भी जो मेक इन इंडिया था, डिजिटल इंडिया जिसकी हम बात करते थे, ये प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हो पाए या अगर शुरू भी हुए तो उनकी पेस बहुत कम थी, और जिसमें हम कहते थे कि इतने लाख या करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि वो एम्प्लॉयमेंट तो तो वो एम्प्लॉयमेंट का जो फिगर जो हमारा टारगेट था उस टारगेट के हम कहीं आसपास भी करीब नहीं है। तो जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगी। प्रोफेसर अरुण कुमार, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? पहले आप कह लीजिए सर जो आप कहना चाहते हैं। जी, ये एक बहुत अहम बात है कि हमारे देश में जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो कुछ हज़ारों में है, मीडियम इंडस्ट्री भी कुछ हज़ारों में है, और ज़्यादातर स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है वो लाखों करोड़ों में है। और जो ये इन्वेस्टर मीट है वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बात करती है, और मीडियम इंडस्ट्री और जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात नहीं करती। जो ज़्यादा रोजगार देते, जो ज़्यादा रोजगार, 93% रोजगार तो जो हमारे स्मॉल, मीडियम और जो माइक्रो इंडस्ट्री है उसमें आता है। सिर्फ 6% इन्वेस्टमेंट जो रोजगार है वो हमारे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की वजह से अब नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो जो हमारे जो रोजगार चाहने वाले जो यूथ हैं वो सारे के सारे माइक्रो इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, और उसकी बात नहीं हो रही है, जबकि उसकी बात होनी बहुत जरूरी है। जफर इस्लाम साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार, एक सवाल का जवाब आप और दीजिएगा। निजी निवेशकों को लुभाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं पिछले कुछ सालों में। यूपीए का हमें दौर याद है, रेलवे के लिए उन्होंने विजन 2020 पेश किया था और ये कहा था कि एक बड़ी रकम, संभवतः 5 या 6 लाख करोड़ रुपए आप पीपीपी से जुटाएंगे, और जिस तरीके की खबरें आई उसके मुताबिक 10 से 20% पैसा ही सिर्फ पीपीपी से निवेशकों के द्वारा हासिल हो पाया। क्या ट्रस्ट डेफिसिट भी एक बड़ी समस्या होती है सरकार के स्तर पर? देखिए, पीपीपी का मॉडल क्या है? पीपीपी का मॉडल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है कि जो रिस्क है वो पब्लिक सेक्टर ले और जो प्रॉफिट है वो हमें मिले। इसीलिए पीपीपी जो मॉडल है जो यूके से स्टार्ट हुआ था करीब 1995-96 के बाद, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। और जो आपने सही कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि प्राइवेट कोई जो प्रॉफिट ले रहा है और पब्लिक सेक्टर को जो लॉसेज है उसके हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो मॉडल बिल्कुल सही ठीक ढंग से नहीं काम कर पाया। जफर इस्लाम साहब, जो सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया अभी प्रोफेसर अरुण कुमार के द्वारा, वो ये कि जो छोटे उद्योग हैं जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है, वो क्या कहीं प्राथमिकता में हैं आपके? देखिए, मैं उसी का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात कि इंडिया में जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में या टोटल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, वो 40% और 50% के बीच में है। जी। तो ऐसा नहीं कि एमएसएमई सेक्टर पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है।
और इसीलिए हम लोग, हमारी सरकार कई ऐसे उस दिशा में काम कर रही है कि ताकि इनको बिल्कुल इस जो इनकी फंडिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। गैरोला सर, आपको नहीं लगता कि ये भी इतना आसान नहीं है एक वेलफेयर स्टेट में? जैसे ही आप कहते हैं कि हम उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर देंगे या फिर उनको हम राहत देंगे, तो सवाल खड़ा होगा कि आप किसानों का तो कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं और आप लगातार उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर रहे हैं या इस तरीके की उनको राहत दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि जैसे ही आप कहते हैं कि हम बेहतर पॉलिसीज बनाएंगे लैंड एक्विजिशन के मोर्चे पर, तो फिर एक सवाल खड़ा होगा कि गरीब की जिसकी जमीन जा रही है उसके बारे में आप कौन सोचेगा? जी हाँ, चुनौती तो है। जी हाँ, देखिए ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये चैलेंज तो हमेशा से ही था और आगे भी इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और इसमें अगर आप देखिए तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, देश में पूरे ओवरऑल जब कंडीशंस ठीक होंगी तो हमारे स्टेट्स में जो इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा। और आप आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे बैंक्स की हालत, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? बैंक से लोग उद्योगपति लोन लेंगे तभी करेंगे इन्वेस्ट, लेकिन बैंक्स की हालत आज सबसे ज़्यादा ख़राब है। एनपीएस हमारे बहुत ज़्यादा हैं और बैंक में जो भी घोटाले पिछले 10-15 साल के भी सामने आ रहे हैं और इस साल के चुनौतियां कहीं ज़्यादा हैं आपके मुताबिक? चुनौतियां तो अभी तक वैसे ही। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सके कि अगर जो पैसे का वादा किया जाता है वो ज़मीन पर उतरता है तो उन दर्शकों को, उस राज्य के रहने वाले लोगों को उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि उससे ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था की बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, खासकर अगर उसमें जैसे स्मॉल और माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्री है। तो मेरा फिर ये कहना होगा कि जब तक ये स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्री पे एम्फेसिस ज़्यादा नहीं होगा और ये जो इन्वेस्टर्स समिट है उसमें स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री को भी लाना चाहिए, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं। जफर इस्लाम साहब, इन्वेस्टर्स समिट से अच्छे दिनों की उम्मीद की जाए, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। सिर्फ इतना फोकस करना चाहिए और ये अवेयरनेस सबको क्रिएट करना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फॉलो अप एक्शन सरकारों की तरफ से भी और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। इसलिए कि आप एक कंपनी की तरह देखिए, कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अगर एक दिन लॉन्च करके छोड़ दे, अगर फॉलो अप उसकी मशीनरी ना करे तो आप कह रहे हैं कि निगरानी तंत्र को बेहतर करने की जरूरत है और जवाबदेही इंडिया में रेडी मार्केट है, इंडिया में रेडी मार्केट है। और जहां तक फंडिंग की बात है, देखिए बैंक में रिकैपिटलाइजेशन हुआ, जरूर एनपीए की प्रॉब्लम है जो हमारी सरकार ने रिकैपिटलाइज किया। चलिए, बैंकों की हालत पर चर्चा फिर कभी विस्तार से करेंगे, लेकिन आप उम्मीद जता रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे इन्वेस्टर्स समिट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया बोलिए देखने के लिए।